अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीक नंबर 15 एंड वीडियो नंबर 2। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, एक कंपनी थी जिसका नाम है, अभी भी स्टिल इट एग्जिस्ट, टॉय आर एस के नाम से। ठीक है, जो टॉयज़ आर एस है ये काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बच्चों के लिए टॉयज़ प्रोवाइड करती है। 1998 में इनने अपना एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के थ्रू इनने ऑर्डर्स लेने लगे, और इनने जो इनकी अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग टाइम था, इट वाज जस्ट बिफोर द क्रिसमस। ठीक है, दिसंबर में। तो हुआ ये कि जी इनने ऑर्डर ले लिए, लेकिन इनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस था वो अभी तक इतना मेच्योर नहीं हुआ था। सो अल्टीमेटली हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट क्या कहते डिलीवर द प्रोडक्ट्स, और जो टॉयज़ लोगों ने बुक कराए हुए थे वो बिफोर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डेट तक नहीं कर सके। तो एज अ रिज़ल्ट जो इनके कस्टमर थे उनमें बड़ा एक गुस्सा भी था और डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि एक इस कंपनी का प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं लेकिन बट इट दे कुड नॉट डिलीवर द टॉयज़ ऑन टाइम। जो गिफ्ट्स थे बच्चों के वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो सके। अच्छा जी, फिर लेटर ऑन ये 1998 में हुआ। लेटर ऑन दे रियलाइज्ड कि जी ये जो अब इनका ये वाला जो डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है ये लोग ख़ुद नहीं पूरा कर सकते। तो फिर इनने अमेज़ॉन कंपनी जो है, आपने नाम सुना है अमेज़ॉन कंपनी का, जेफ बेज़ोस की, तो उनके साथ फिर इनने एक क्या किया, पार्टनरशिप की, जिसे चैनल पार्टनर्स भी कहते हैं। तो उसमें फिर इन लोगों ने ये किया कि फिर फ्रॉम दैट पॉइंट इनने अपनी एक पार्टनर बनाए, और उस पार्टनर ने, अमेज़ॉन ने, फिर ये प्रोडक्ट्स की डिलीवरी स्टार्ट की। सो फिर जो कंपनी थी या जो कस्टमर थे वो अमेज़ॉन की साइट पर टॉय आर एस के नाम से जो एक कंपनी है इसके ऑर्डर प्लेस करते थे और फिर इनको डिलीवर होते थे। तो यहाँ पर जो ये पहला पॉइंट है ये उसी चीज़ को हाईलाइट करता है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, और ये जो अपनी ओनरशिप की रिडक्शन की बात कर रही है या वो आउटलेट करने की या आउटसोर्स करने की बात करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे एक हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देखी टॉयज़ आर एस की, जिसमें उनने अपनी जो डिलीवरी के तमाम ये क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये फर्दर एक और कंपनीज़ को दे दी। तो यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जब ये एडिशनल हमारे पास थर्ड पार्टीज़ आ जाती हैं या हमारे चैनल पार्टनर्स आ जाते हैं, तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी हमारे हम पे जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ इसके फर्दर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें हमने एक अच्छे पार्टनरशिप को मेंटेन रखना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करना है ये भी देख। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सप्लाई चेन कंट्रीब्यूट्स टू इट्स सक्सेस और फेलियर एंड दे ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर सक्सेस। तो इसमें हमारे पास सप्लाई चेन में या वैल्यू चेन में जितने भी स्टेप्स हैं ये अगर बेहतर परफॉर्म होंगे तो कंपनीज़ को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, और ये अगर तमाम स्टेप्स में से कोई स्टेप्स या सारे स्टेप्स सही परफॉर्म नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज़ को देखना चाहिए कि उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, और उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो हमारे प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक फ़िट होना चाहिए, उनकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जो हमारे पास टारगेटेड कस्टमर्स हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पर ये कोलैबोरेशन इन सप्लाई चेन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक ये जो आपके सामने एक फ़िगर शो किया गया है, ये बेसिकली आपका एक ओवरऑल मॉडल पेश किया गया है जिसमें हमारे पास कस्टमर्स को कैसे डील किया जाता है। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर आपके पास ये कस्टमर सेगमेंट है, ये ऑर्डर देते हैं थ्रू कस्टमर सर्विस सेंटर्स। ठीक हो गया। ये जो कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं ये डायरेक्टली भी सप्लायर से बात करते हैं। यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट का मतलब होता है, रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट ये होती है कि आपने किस चीज़ को रिप्लेस करना है। ठीक है। अच्छा, कस्टमर सर्विस सेंटर्स जो हैं वो शिपमेंट के ज़रिए भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करें कि हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो अगर लेट से मैं ये कहूँ कि जी मैंने ना अपने 4 या 5 सूबों में मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए हुए, तो उनको रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोस वो आपको क्या करेंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और सप्लायर जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सप्लायर से भी ले सकते हैं,
और इन केस अगर हमारे पास ये तमाम काम सप्लायर्स ने डायरेक्ट ही करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास एक कोलैबोरेशन में आ जाता है और यहाँ पर आपके पास फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कैसे फ़्लो करता है कि ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन जाती है कस्टमर सर्विसेज में, कस्टमर सर्विसेज सेंटर से वो सप्लायर्स के पास भी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे भी जाती है। फिर जो सप्लायर्स हैं जो मटेरियल उन्हें डिलीवर करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को भी दे सकते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करें, या वो डायरेक्टली फिर किसको दे सकते हैं, कस्टमर्स को भी दे सकते हैं। तो ये फिगर हमें एक फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं और कैसे मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं आपस में कोलैबोरेशंस करते हैं। ठीक, ओके। अब हमारे पास आ जाते हैं एसएमई सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ड्राइवर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर। अच्छा जी, इन की एलिमेंट्स को, इन ड्राइवर्स को डिस्कस करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि ड्राइवर्स होते क्या हैं। ड्राइवर्स बेसिकली आपकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या वैल्यू चेन में जो होते हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी को शो करते हैं। एफिशिएंसी इज़ अ जनरल टर्म कि कितनी बेहतर तरीके से तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म होती है, और रिस्पॉन्सिवनेस आपको ये बताता है कि इन रिस्पॉन्स जो आपके पास आपका रिप्लाई होता है अगेंस्ट एनी क्यूरी, अगेंस्ट एनी इशू या अगेंस्ट एनी प्रॉब्लम, वो कैसा है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेजर की जाती हैं। एक तो एफिशिएंसी यानी काम किस तरह किया जाता है, कितनी बेहतरी से या कितने बेहतर तरीके से किया जाता है, और रिस्पॉन्सिवनेस मेजर की जाती है। ये जो चार ड्राइवर्स हैं इनमें एक फैसिलिटीज़ आ जाती है, एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देन वी हैव इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। और ये जो चार ड्राइवर्स हैं यही आपकी ऐसे जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं। फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए हैं या वो कहाँ पर स्टोर हुए हैं या शिफ्ट हैं, ठीक है, रखे गए हैं। तो हमारे पास इसमें एक जो फैसिलिटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट ये भी आ जाता है कि हमारे पास ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये कहाँ पर बनाई गई हैं, ये कहाँ पर लोकेट करती हैं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की फैसिलिटी हैं। एक को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स, जहाँ पर आपके पास ये चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, और दूसरी जगह आपके पास आ जाती है स्टोरेज साइट्स आ जाती हैं जिसे हम वेयर हाउसेज़ भी कहते हैं। अच्छा जी, इन प्लांट्स का और इन वेयर हाउसेज़ की लोकेशन इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, इन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग। देन अगेन फिर हमारे पास आ जाता है कि जी हमारे पास मार्केट सेगमेंट कैसा है, सप्लायर्स कहाँ पर हमें चीज़ें पहुँचा सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि लेट से अगर हमारा एक वेयर हाउस है, वो वहाँ पर है जहाँ पर हमारे पास एक हमारे प्रोडक्ट की कस्टमर ज़्यादा हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होगा कि हमारे पास जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे तो हम बड़ी आसानी से उन ऑर्डर्स को डिलीवर करवा सकेंगे। ठीक है, अगेन एक हमारा जो प्लांट होगा वो वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर हमारे पास रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो। बट हमारे पास जो प्लांट होगा और वेयर हाउस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, अब जैसे बहुत सारी जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नेस्ले की एग्जांपल दूं, जो नेस्ले पाकिस्तान है, ठीक है, रिसेंटली आपने देखा जब हमारे पास इंपोर्ट्स पर बैन लगा तो नेस्ले पाकिस्तान ने कोशिश की कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से ना मंगवाया जाए, वो आप पाकिस्तान ही के जो रॉ मटेरियल है या नेस्ले के जो मुख्तलिफ और फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं से इस्तेमाल किया जाए। तो उसका इम्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों पे आता है। तो फैसिलिटीज़ का भी हमारे पास जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जैसे मैंने आपको नेस्ले पाकिस्तान की एग्जांपल दी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के इम्पेक्ट आते हैं। ठीक है, अच्छा, a company needs to decide how many suppliers, manufacturing facilities, distribution centers and warehouses to have, depending on the customer। ठीक है, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है या उसकी क्या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स बंद हो जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ों को आपने देखना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कैसे होने चाहिए ताकि हमारी फैसिलिटीज़ क्या रहें, आपकी चलती रहें। देन द सेकेंड ड्राइवर ऑफ SCM इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेटा एनालिसिस पे बेस करती है। हमारे पास इसमें इन्वेंट्री भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाते हैं और कस्टमर भी आ जाते हैं थ्रू आउट द सप्लाई। तो जब इन चीज़ों की हमारे पास हम उनका डेटा गेट करेंगे, हमारी फैसिलिटीज़
कहाँ कहाँ हैं, कैसे काम कर रही हैं, हमारे पास इन्वेंट्री यानी हमारे पास स्टोरेज क्या है, किस तरह हम उनको मैनेज कर रहे हैं, हमने डिलीवर प्रोडक्ट कैसे करने थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या फीडबैक है। तो ये जो हमारे पास जब ये तमाम चीज़ें हमारे पास इकट्ठी होती हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू प्लान सर्टन थिंग्स, टू एग्जीक्यूट सर्टन थिंग्स। और ये तमाम हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो हमारे पास प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से हो जाती हैं। नेक्स्ट ड्राइवर इज़ इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री को अगर हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें, इन्वेंट्री इज़ द रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड दैट बिलोंग्स टू द कंपनी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी बड़ा मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सक्सेसफुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज़ टू अचीव दैट राइट बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो एक राइट बैलेंस होगा एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ये एग्जांपल आपकी हैंड आउट ELP में भी लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक हॉलीडे सीज़न आने वाला है। तो अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो वो ये कर सकती है कि वो अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास रॉ मटेरियल भी आ सकता है, फिनिश प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, बट वहाँ पर हमारे पास उसकी रिस्पॉन्सिवनेस तो बढ़ गई कि जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास रॉ मटेरियल भी होगा और हमारे पास फिनिश गुड्स भी होंगे ताकि हम उनको कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकें। बट जब एक लार्ज इन्वेंट्री स्टॉकअप की जाएगी, होल्ड की जाएगी, तो वहाँ पर हमारी कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी जो चीज़ें हैं काम करना, वो हमारा थोड़ा सा उसमें अफेक्ट करेगी। तो अगर हम अपने स्टॉक को कम करते हैं तो उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन उसमें हमारी रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी। सो पॉइंट इज़ दैट कि देयर शुड बी अ राइट काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज उनके पास एक बफर स्टॉक होता है कि वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टॉक को पाइल अप करते हैं, ना बिल्कुल ही कम कर देते हैं। उन्हें एक बफर स्टॉक रखा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आप बफर स्टॉक को इस्तेमाल कर लें। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में हम ये करते हैं कि जब हमारे पास हमने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना होता है, प्रोडक्ट्स को सिर्फ डिलीवर कस्टमर तक नहीं करना होता, लेकिन प्रोडक्ट्स को जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ तक डिलीवर करना है, फिर आगे कस्टमर्स तक डिलीवर करना है। तो ये भी हमारे पास बड़ा मैटर करती है। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और ट्रांसपोर्टेशन के क्या मीन्स होने चाहिए, ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कंपनी यूजेस आल्सो अफेक्ट्स द इन्वेंट्री एंड फैसिलिटी लोकेशन इन द सप्लाई। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री और फैसिलिटी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। जो हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक क्लियर आइडिया हो कि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है फैसिलिटीज़ आती हैं, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, देन वी हैव इन्वेंट्री एंड द लास्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमें होती हैं और इनको देखना चाहिए। तो हम जो सीक्वेंस की शुरू में बात कर रहे थे, ये वो सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमने मद्देनज़र रखनी है। यहाँ पर हमारे पास वीक 15 की वीडियो नंबर 2 हम एंड करते हैं। थैंक यू।